कि अगली बार ये पहाड़ी तो ठीक है, लेकिन वो पहाड़ी भी डर जाए, इतना पाला बढ़ाना है। के लिए, हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए, स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ेगा, धर्म के लिए लड़ेगा। हम धर्मपूर्वी लोग हैं, हम गोविंद गुरु महाराज, संत महाराज, महाराज को मानने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे सभी लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का अगर कोई काम कर रहा है तो सभी लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना के आपस में लड़ने का काम कर रहा है, वहां हम खड़े रहेंगे और बोलेंगे। अंग्रेजों से लड़ाई थी कि हमारा अलग से बिल प्रांत दिया जाए, उद्देश्य था। तो सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि आप पॉलिटिक्स में कैसे आए? पॉलिटिक्स में आखिर परिस्थितियां लाई और मेरे परिवार का और मेरा संघर्ष था, वो संघर्ष और यहाँ की परिस्थितियां हमको पॉलिटिक्स में लाई। जैसे हम एजुकेट हुए, पढ़े लिखे समझदार हुए, यहाँ के जो हमारे लोगों की स्थिति देखी, हमको फील हुआ। और जैसे कि कई बड़े शहरों में हम जाते बीएड करने, डिग्रियां करने, तो वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोगों का रहन सहन और हमारे ट्राइबलों का रहन सहन और वहाँ की परिस्थितियां, खान पान और जो गरीबी, हमने काफी डिफरेंस देखा। अब उसका सॉल्यूशन का रास्ता क्या है? सॉल्यूशन का रास्ता है कि या तो गवर्नमेंट ध्यान दे भौतिक सुविधाओं के लिए, गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए, सड़कों के लिए, और यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी का जो बार बार इशू आता रहता था, लैंड का लेको जो इशू आता रहता था, तो उनको लेके हमने काफी सड़कों पे संघर्ष किया स्टूडेंट लाइफ में। फिर धीरे धीरे कॉलेज के अंदर स्टूडेंट के लिए लड़ते थे, कम्युनिटी के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ते थे। तो लोगों ने, बच्चों ने उस समय मुझे 2013 के अंदर प्रेसिडेंट बनाया था, मुझे कॉलेज प्रेसिडेंट बनाया। और उस समय से फिर धीरे धीरे मैं एनएसआई से प्रेसिडेंट बना था, एनएसआई के अंदर काम किया। लेकिन जब भी ओनली फॉर ट्राइबल की बात करते या फिर गरीबी की या रिजर्वेशन की बात करते, तो रिजर्वेशन की बात करते ही वहां पर हमको रोका जाता था कि आप एनएसआई में रहकर ये चीजें नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई इशू आता था बड़े उद्योगपति व्यापारियों के खिलाफ, अगर हम कोई आंदोलन करते तो संगठन के लोगों द्वारा हमें रोका जाता था कि नहीं, आप ये चीजें मत करो। मतलब हमने 2 साल 3 साल बाद ये फेस किया कि हम इस संगठन में रहके यहाँ के वास्तविक जो इशू हैं, इन इशू पे हम काम नहीं कर सकते। करते ही उनके हाईकमान जो था वो हमें रोकता था। तो हम लोगों ने अलग से एक विंग बनाई, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, क्योंकि हम मावजी महाराज, गोविंद गुरु महाराज जो आज मानगढ़ जाके आए, उस इतिहास को पढ़ते थे कि मानगढ़ के अंदर 1500 आदिवासियों का नरसंहार हुआ। और उससे प्रेरित होके, टाटिया मामा से प्रेरित होके, बिरसा मुंडा से प्रेरित होके हमने अलग से संगठन बनाया, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा 2016 के अंदर। और फिर इसके आधार पर हमने संगठन आगे बढ़ाया। और फिर हमारा जो संगठन शुरुआत में जो बनाया था, उस समय हमारे पास हमारा एक ही उद्देश्य था, हम पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे। कॉलेज में जाने के बाद भी हम लोग ये ठान लिया कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे, नेशनल पार्टी में जाएंगे तो हमको वहां रोका जाएगा। तो हम दूर रह के ही सोशल मूवमेंट करें, सोशल अवेयरनेस लाए और लोगों को जागरूक करके सत्ता के खिलाफ सड़कों पे आंदोलन करें। लेकिन 2017-18 के अंदर यहाँ पर एक माहौल बनाया कि नक्सलाइट, हम लोगों को कहा कि नक्सलाइट है, ये है। बीजेपी की सत्ता थी उस समय, तो बीजेपी के जो विधायक थे और सरकार अधिकारियों को प्रेशर कराई कि नक्सलाइट लोग हैं, नक्सलाइट गतिविधियां फैलाते हैं। क्योंकि हमने कहा था हम चुनावी व्यवस्था में भी नहीं जाएंगे, मतलब राजनीतिक नहीं करेंगे, राजनीति से दूर रहकर समाज का। तो हमें लगा कि अगर हम ऐसे ही करेंगे तो ये लोग हमें कहीं न कहीं बदलाव करके गलत तरीके से पुलिस केस भी किए थे हम लोगों पे काफी। तो हमें लगा कि हमको सत्ता में जाना पड़ेगा। तो फिर बीटीपी हम लाए 2018 के अंदर, हम चुनाव लड़े, 2 विधायक उस समय बने। और फिर उसी वे में आगे बढ़ते गए और आज स्थिति है कि एक सांसद के रूप में जनता ने मुझे चुना और हाँ 4 विधायक हैं। थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। आपने कहा था कि जो पारिवारिक परिस्थिति भी ऐसी थी जिस वजह से आप राजनीति में, इसके बारे में बताइए। देश के कई कोनों में अलग अलग तरीके का डेवलप हुआ है, डेवलप की गति भी अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग टाइमिंग में गई है। हमारे यहाँ पर देखें कि इस सड़क में मेरे विधायक बनने के बाद मेरे घर पे गाड़ी आई है। विधायक बनने के बाद मतलब सड़क बनाई है। इससे पहले हम लोग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करते थे, 2-3 किलोमीटर दूर कोई भी साधन लाना होता। रहा बात एजुकेशन का, हर समाज, किसी भी समाज है, किसी भी व्यक्ति का अगर डेवलप का मुख्य आधार है तो एजुकेशन है। अगर एजुकेट है तो वो सब कुछ कर सकता है। तो एजुकेशन के मामले में भी हम लोग खुद, हमारे माता पिता तो ठीक है कहीं स्कूल आसपास मिली नहीं, लेकिन हम खुद लोग 6-7 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल गए। तो ये सारी जो परिस्थितियां थी। और आपने कहा जो फैमिली बैकग्राउंड, तो फैमिली बैकग्राउंड में पॉलिटिकली कोई नहीं था। मेरे पिताजी, मेरे मदर है,
मतलब मैं पेट में ही था, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। मेरी 2 सिस्टर है बड़ी और मैं एक भाई हूँ। लेकिन शुरुआत से संघर्ष किया, मजदूरी की, कामकाज किया, साथ में एजुकेशन भी किया। मेरी माँ ने भी काफी मेहनत की, परिवार ने भी परिस्थितियों का सामना किया, तो मजबूत बनाया अंदर से। और खुद ने कहीं ना कहीं शोषण, अत्याचार, भेदभाव, हर चीजें सही थी। तो यही भावना है कि हमने जो सहा है वो अन्य लोग या अन्य बच्चे नहीं सहे, उसी आधार पे हम लोग आगे बढ़े। तो आप टीचर बनना चाहते थे, लेकिन कहीं पढ़ा था? नहीं, बिल्कुल। मैंने बीएड कर रखा था, तो यही था गवर्नमेंट जॉब में जाए, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी, स्टूडेंट लीडर को लेके, स्टूडेंट लीडरशिप करने की आदत बन गई थी, तो जनता ने मुझे विधायक चुना। और शायद मेरी जो परिस्थितियां 2018 में चल रही, विधायक बनने के लिए लोग तरस से टिकट के लिए भागते हैं, लॉबिंग करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन मैं भाग रहा था, मुझे नहीं बनना है, मैं नहीं बनना चाह रहा था। मेरा यह था कि हम अलग से सोशल मूवमेंट का काम करेंगे और गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। लेकिन लोगों ने चाहा कि आपको विधायक बनना है, मुझे आगे से तैयार किया और लोगों ने स्वयं खर्चा करके जिताया था। आप लोकसभा सांसद बने हैं, तो इसका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है इस विक्ट्री का? और ऐसा कब आपको लगा इलेक्शन के दौरान कि आप जीतने वाले हैं? मुझे मेरा नॉमिनेशन के दिन लगा, क्योंकि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता वो कहते हैं कि ताकत दिखाने के लिए भीड़ एकत्रित करता है और वो प्रलोभन के माध्यम से पैसा देके, साधन उपलब्ध करा के करता है। हम लोगों ने, हमारे जो कार्यकर्ता, हमारी जो टीम है, उनको कहा था, उन्होंने अपने सर से कुछ सुविधा की, कुछ सुविधा मैंने थोड़ी बोटी की। हमारा जो टारगेट था कि कुछ संख्या होगी, लेकिन नामांकन के दिन लोग अपनी स्वेच्छा से गाड़ियां भर के आए। और मेरा जहां तक मानना है, देश के अंदर सबसे बेस्ट नामांकन हमारा हुआ था। नामांकन के दौरान ही लगभग 1 से 1.5 लाख लोग एकत्रित हुए थे, बिना बुलाए और बिना कोई सुविधा। लोगों ने अपनी इच्छा से प्रकट किया था। उसी दिन मुझे महसूस हो गया था कि जनता चुनाव लड़ रही है और जनता मुझे जिताएगी। मतलब 5 महीनों में, इसके पहले आप असेंबली सीट्स भी जीते हैं, मध्य प्रदेश में भी आपने जीता है, तो उसका वजह क्या है कि इतने कम समय में आपकी पार्टी ने इतना, मतलब quite a big success for a new party to win so many seats? देखो, कोई भी लीडर या कोई भी पार्टी का पनपने का या कुछ ग्रोथ करने का आधार क्या मानते लोग? विकास, डेवलप। मैं खुद मानता हूं, मैंने पिछले 5 साल के अंदर मेरी विधानसभा में तो डेवलप का काम किया, कुछ पहले की तुलना में बेस्ट किया। लेकिन मेन रीजन ये रहा कि हमने सच्चाई बताई लोगों की कि ट्राइबल फंड आता है, सेंट्रल से आता है, स्टेट से आता है, इतना फंड आता है और उस फंड धरातल पे 0 हो जाता है। ये फंड सारा का सारा भ्रष्टाचार के बेड चढ़ता है। सेकंड चीज, शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता इलाका है। यहाँ पर ट्राइबल की जमीन सीधा किसी उद्योगपति या गवर्नमेंट या किसी गैर ट्राइब्स को नहीं बेच सकते, लेकिन अनलीगल तरीके से यहाँ के कुछ अधिकारी लोगों ने ट्राइबलों को खदेड़ने का, ट्राइबलों की जमीन छीनने का जो काम किया, इन सारी सच्चाइयों को रिजर्वेशन पॉलिसी पे हम लोग गए। तो यहाँ ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र 75% ट्राइबल है। लेकिन ये था कि हम किसी समाज के विरोध में नहीं है, लेकिन 2 भाई भी हैं। अगर किसी एक भाई के साथ अन्याय होता है तो उसका हक बनता है कि वो पिता से अपना हक मांगे। तो हमारे यहाँ पर भी वही चीज हुआ कि ट्राइबलों को बिल्कुल रिजर्वेशन में नजरअंदर किया। संवैधानिक प्रावधान के आधार पर तो रिजर्वेशन है, उन्होंने कुछ नोटिफिकेशन भी जारी कर लिए, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा व्यवस्था कर रखी है कि कुछ यहाँ के 10% लोगों को, उनको 50% प्रॉफिट हो रहा था और 75% है उनको 30%, 40% पे ही रोका जा रहा था। तो ये सारी सच्चाई बताई लोगों को, यहाँ का दबा कुचलाई जो इतिहास था, उन इतिहास के बारे में बताया, तो लोगों को समझ में आया कि हमारे साथ आज तक ठगी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने बारी बारी से सत्ता में रह के हम लोगों को सिर्फ छोटी मोटी योजना, अनाज है, कोई आवास है, कोई शौचालय है, कोई पेंशन है, यहाँ तक सीमित रख के हमको मिसयूज किया। ये लोगों को समझ में आया और लोगों ने गुस्सा निकाला है और ये बरकरार रहेगा। आपने बीटीपी के साथ शुरुआत इलेक्शन लड़ा था और लास्ट ईयर आपने यू पार्टेड वेज विद बीटीपी, तो क्या वजह थी जो आप अलग हुए बीटीपी से? जैसे कि मतलब हमारे किसी भी संगठन की जो आत्मा होती है, आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा। तो हमारा जो संगठन था, सामाजिक संगठन थे, हमारी खुद की आइडियोलॉजी थी। बीटीपी को एज ए बैंडेड के रूप में लाए थे, मतलब एज ए पार्टी। बीटीपी की कोई स्पेशल आइडियोलॉजी नहीं थी, आइडियोलॉजी हमारी थी, बीटीपी एज ए पार्टी थी।
तो उसी वजह से हमने, क्योंकि बीटीपी के गुजरात के लोगों ने कहीं न कहीं हम पे जैसे थोपने का काम किया, जो नेशनल पार्टी मतलब कांग्रेस बीजेपी में होता है, ऊपर से कैंडिडेट थोपने का, आदेशित करने का, ये जो चीजें शुरू कर दी उन लोगों ने, मतलब हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ आदेश पारित करने का काम कर दिया। तो हम लोगों ने फिर उनसे नाता तोड़ के नया संगठन खुद की पार्टी बनाई। और आपकी पार्टी के मेन उद्देश्य क्या है, मेन एम्स क्या है? हमारी पार्टी के मेन एम्स ये है कि सबसे पहले कि मानव धर्म जो है वो स्थापित हो। सेकंड चीज है, यहाँ पर बिल प्रदेश की जो डिमांड आपने आज देखा होगा, बिल प्रदेश बनना चाहिए, क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी ये भौगोलिक जो स्ट्रक्चर जो है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हमारा जो भौगोलिक जो इलाका है सेम इलाका है, कल्चर के हिसाब से भी सेम है, वर्तमान जो परिस्थिति है गरीबी के हिसाब से देखा जाए तो भी सेम है, बोली भाषा जो बेली भाषा के रूप में प्रचलित है वो भाषाई व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो सेम है। तो हमारा मुख्य जो डिमांड है बिल प्रदेश की जो डिमांड है, क्योंकि ये बड़ी डिमांड है, इस डिमांड को पूरी होते ही अन्य जो समस्या है वो सारे समाधान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल इलाके में आज मिनरल्स निकल रहा है, इस इलाके में मिनरल्स निकलने वाला सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई सस्ता है तो मशीनरी है तो स्टेट गवर्नमेंट इसको टैक्स वसूल कर रहा है, लेकिन जब वो एक कर इकट्ठा हो रहा है, राज्य का पैसा बजट बन रहा है, तो जो डिवाइडेशन हो रहा है उस समय इस इलाके को नजरअंदाज किया जाता है। गुजरात इलाका है, वहां पर भी ट्राइबल इलाके में मिनरल्स हैं, जो भी चीज है गवर्नमेंट निकालती तो है, उससे पैसा कमाती है, राजकोष बनाती है, लेकिन जब वापस डिवाइडेशन की बात आती है तो ट्राइबल इलाके को नजरअंदाज किया जाता है। वही स्थिति मध्य प्रदेश, गुजरात में। तो हमारा मूल फोकस है बिल प्रदेश बनाना। सेकंड नंबर पे हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्राइबल इलाके में आज भी कई स्कूल आपको मिल जाएगी, मैं आपको कल बताऊंगा कि एक कमरे में 3 से 4 क्लास के बच्चे बैठते हैं आज भी। एक कमरे में, एक कक्षा के एक रूम के अंदर अगर 3-4 क्लास के बच्चे बैठ रहे तो उनका भविष्य किधर जाएगा। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर साइंस सब्जेक्ट खुला हुआ है, लेकिन उस स्कूल में साइंस का एक भी टीचर नहीं है। तो ऐसे काफी असुविधा है, तो एजुकेशन पे हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे स्वास्थ्य पे, यहाँ पर कुपोषण का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, और यही ट्राइबल इलाका, राजस्थान का कुपोषण का आंकड़ा देखेंगे तो ये मिलेगा, मध्य प्रदेश का कुपोषण का आंकड़ा देखेंगे तो झाबुआ, रतलाम यही मिलेगा, गुजरात का कुपोषण का आंकड़ा देखेंगे तो सबसे कुपोषित इलाका ट्राइबल जो इलाका, जो हम आज बिल प्रदेश की जो डिमांड कर रहे हैं वही इलाका कुपोषण का शिकार है। तो सरकार का फेलियर रहा है, तो स्वास्थ्य पे काम करना चाहेंगे कि स्वास्थ्य पे अच्छी, क्योंकि आज तक निकाली है, हमें डर लगता है हमारी कमजोरी बताने का। मैंने कई बार देखा है कि हम हमारी कमजोरी या हमारी आवश्यकता गवर्नमेंट को बताने में डर लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट को हमारी आवश्यकता बताते ही वो ऐसी योजना ला रही है, इसमें लाखों करोड़ रुपए भी दे रही है, लेकिन वो सारा का सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। मतलब आदिवासी के नाम से जो स्कीम लागू हो रही है वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन है हेल्थ पे काम करें। और तीसरे नंबर पे लैंड का जो इश्यू है, ट्राइबल जिस जमीन पे आजादी से पहले रह रहा है लेकिन उसको आज तक मालिकाना हक नहीं मिला है। गवर्नमेंट खनन के नाम से, कोई डेवलप के नाम से उसको अतिक्रमण मान के उसको हटा देती है। तो हमारा जो है कि लैंड जो है, जिस जमीन पे आदिवासी बसा हुआ है उसको मालिकाना हक मिले। लेकिन जैसे आपने बताया कि 4 स्टेट्स में से इलाके निकाले जाएंगे, ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? देखो 4 स्टेट्स इन्वॉल्व होंगे, उनके गवर्नमेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, तो ये कितना देखो मुश्किल ही लगा। हाँ बिल्कुल, काफी आपके हिसाब से ये कहना है कि अवश्य ये काफी मतलब पेचीदा है, लेकिन हमारी जो डिमांड है उस आधार पे हमें कॉन्फिडेंस है कि एक दिन ये पॉसिबल हो पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो 2 स्टेट हो या 4 स्टेट जो भी हो, उन तोड़ के बना सकती है, क्योंकि आवश्यकता है। उनकी मानसिकता पे डिपेंड है, उनके विचारों पे डिपेंड करता है वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। लेकिन हमारी जो डिमांड है हमको पुरजोर तरीके से आगे और तेजी से बढ़ता रहेगा। ये जो उठाया गया है वो ये है कि जो भील समुदाय का जो अपना कल्चर है वो अंडर थ्रेट है। जो बाहर से लोग आते हैं एजुकेशन के लिए या डेवलपमेंट के लिए, तो उससे आप कितना थ्रेटेंड फील कर रहे हैं भील समुदाय का जो कल्चर है उसको लेकर? नहीं, इससे काफी फर्क पड़ा है। मतलब यही कि जो अपने आप को अनसिक्योर फील किया, अपनी आइडेंटिटी, अपनी कल्चर को मतलब कमजोर या फिर हीन भावना से लोगों ने ऐसा एहसास किया कि आप कमजोर हो, आपकी आइडेंटिटी, आपका कल्चर, आपकी बोली भाषा
मतलब गलत है, ये चीजें सही नहीं है। तो अनसिक्योर काफी फील हुआ और उससे काफी प्रभाव भी पड़ा है। लेकिन जैसे हमारी आइडियोलॉजी आई है तो हमने एक ही चीज लोगों को बताया कि आज हम ट्राइबल हैं, तो ट्राइबल का आधार ये है कि हमारा कल्चर है। जब तक हम आदिवासी रहेंगे, तब तक मतलब आदिवासी तब तक रहेंगे जब तक हमारा कल्चर बचेगा, हमारी बोली भाषा बचेगी, तब तक हम आदिवासी रहेंगे। और मेरा जहां तक मानना है, कई लोग ये तर्क देते हैं कि आधुनिकता होगी, अब तो जमाना बदल गया और अब तो बदलने की जरूरत है। तो किसी भी समाज का अपना कल्चर किसी व्यक्ति के विकास में आगे बढ़ने में कोई बाधक नहीं होता है, वो मतलब सहायक होता है उल्टा। लेकिन हमको यहाँ एहसास कराया कि आपका कल्चर, आपकी बोली भाषा आपको आगे बढ़ाने में मतलब बाधक है, ऐसा महसूस कराया। तो हमारे कई पढ़े लिखे लोगों ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया। लेकिन यही चीज हमें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा कि हम हमारी आइडेंटिटी भूल चुके होंगे। इसलिए हमने लोगों को ये बताया कि हमारा कल्चर, हमारी बोली भाषा हमें हमारे डेवलप में सहायक है, बाधक नहीं है। तो जो अभी का जनरेशन है वो आपकी जो बोली है, जो कल्चर है, उसको कितना फॉलो कर रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, काफी अलग हट रहे हैं उससे या नहीं? जो पहले काफी बीच में मतलब हो गया था, आज से 6-7 साल पहले, कि हमारे यहाँ दिली भाषा बोलते हैं, कुछ लोग वागड़ी भाषा कहते हैं। तो बाहर जाते ही थोड़ा मतलब शहर में जाते ही बोलने में शर्माते थे, अपने आप को ये महसूस करते थे, सामने वाला भी महसूस करता है कि अनपढ़ है, गंवार है, इस तरह से सामने वाला भी महसूस करता है और खुद भी महसूस करता है कि मैं मेरी लोकल भाषा बोलूंगा तो मैं अपने आप को मतलब गंवार या अनपढ़ या इस तरह से फील करता था। लेकिन आज गर्व महसूस कर रहा है हमारी आइडियोलॉजी आने के बाद। तो हमने एक ही चीज कहा है कि हमारी मातृभाषा को हमें नहीं भूलना है, हमारी बोली भाषा है उसको नहीं भूलना है। जरूरत पड़ने पर हम हिंदी और अंग्रेजी सारी सीखेंगे। जब एजुकेशन की बात आएगी, आगे जाएंगे तो 3 लैंग्वेज तो सीखनी है, तो मातृभाषा है उसको हम संरक्षण करना है और हिंदी और इंग्लिश सीखनी है, वो कर लेंगे। तो ये विचारधारा आने के बाद काफी बदलाव आया। रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर आपने बात करी है पहले भी कि यहाँ पे जो हिंदू धर्म का प्रभाव है वो बढ़ता हुआ सा दिख रहा था, तो उसको आप कैसे काउंटर करेंगे? देखो, ट्राइबल कुछ इलाके में हालांकि ट्राइबल का खुद का अपना धर्म व्यवस्था है, अपनी खुद की पूजा पद्धति है, अपनी खुद की आरती या प्रार्थना है, अपने खुद के कुल देवता, कुल देवी देवता है। तो वो अन्य धर्मों से बिल्कुल अलग है। हिंदू देवी देवता और ट्राइबल के देवी देवताओं में काफी अंतर है। लेकिन कुछ समय बाद ऐसे मतलब व्यवहारिक तौर पे या आइडियोलॉजी के हिसाब से लोग मानते थे, हिंदू धर्मों को भी मानते थे। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर जो कट्टरता पैदा हो रही है और हिंदू धर्म की आड़ में जो राजनीति की जा रही है, प्लस लोगों का जो माइंड वॉश किया जा रहा है और माइंड वॉश करके किसी अन्य कम्युनिटी के खिलाफ लड़ाने का जो अभियान चलाया जा रहा है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे ट्राइबल इलाके में ये सच्चाई बताया कि आदिवासी हिंदू या ईसाई या जैन बौद्ध नहीं, आदिवासी खुद अपना एक आइडेंटिटी है, अपना एक धर्म है, अपनी एक परंपरा, रीति रिवाज है। और इसी वजह से ये बात काफी नेशनल पार्टियों को खटक रही है और हम पे सीधा आरोप लगाते हैं अलग अलग तरीके से। तो इससे परिवर्तन हुआ है। आज से 6-7 साल पहले जैसे कि गुजरात में एक अंबाजी है, तो हमारे यहाँ का ट्राइबल का बच्चा पैदल चल के जाते थे, मतलब इन सड़कों पे जगह नहीं मिलती थी। इतना मानसिक रूप से वो मतलब कह सके हम अंधविश्वास या गुलाम हो चुका था कि वो अपना समय खराब करते थे। हमारे यहाँ जो भी मंदिर है, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन ऐसा महसूस करा दिया था कि 6ठी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची भी, 6ठी क्लास की पढ़ने वाली बच्ची मनसा व्रत करती। तो ये चीजें हमें गलत लगी और वो मनसा व्रत करती, खुले बाल रख के जाती, प्लस भूखे रहती। तो भूखे रहने की वजह से उसका शारीरिक डेवलप नहीं हो पा रहा था और एक इनका माइंड में सेट हो गया सब कुछ भगवान करेगा, हमको कुछ नहीं करना है। तो वो मेहनत भी नहीं कर पाते थे, खुद अपने आप आत्मविश्वास भी खो बैठते थे। 3-4 सारी चीजों की वजह से ट्राइबल आज तक नुकसान में गया। इसीलिए हमने ये चीजें वापस लाए कि आदिवासी किसी धर्म व्यवस्था में नहीं आता, अपनी खुद की आइडेंटिटी है, खुद की अपनी परंपरा, रीति रिवाज या धार्मिक व्यवस्था है। आरएसएस स्कूल्स भी चला रही है हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ईसाई मिशनरी भी काम करती है और आरएसएस ने भी अपनी स्कूलें चलाई। और जिस तरह से ये पैरेलल जो चल रहा है और एक तरह से आरएसएस की स्कूलें जो चल रही है वहां कट्टर हिंदुत्व टाइप बना रहा है, प्लस धर्म की जो पाठ पढ़ाया जाता है मुस्लिम के खिलाफ या ईसाई के खिलाफ या अन्य के खिलाफ। तो ये चीजें आज नहीं, लेकिन आने वाले 20 साल बाद मणिपुर वाली घटना जैसे करेगी।
हमारे बांसवाड़ा में भी ये चीजें है, एक ईसाई मिशनरी, तो आरएसएस ने मतलब एक उनको खिलाफ एक मतलब दुश्मन की तरह शो कर दिया है। आदिवासी आदिवासी है, लेकिन एक ईसाई धर्म अपना रखा है, एक हिंदू धर्म अपना रखा है, और हिंदू धर्म में इतनी कट्टरता पैदा करे वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा ये है वो है, तो वो आने वाले समय में ये खाई बढ़ती जाएगी, और ये खाई बढ़ेगी तो आने वाले समय में मणिपुर में जो स्थिति हुई है, पूरे देश के अंदर आदिवासी को आदिवासी आपस में मार काट करेगा, वो धर्म के लिए करेगा, धर्म के आधार पे जहर उगलने का जो काम किया है। इसलिए हम लोगों ने ये वर्तमान समय में जो भी आरएसएस है या अन्य ईसाई मिशनरी है जो भी है, उनको हमने कहीं न कहीं रोकने का, और वो भी तरीके से संवैधानिक तरीके से, हम किसी भी संस्था या आरएसएस की संस्था हो, ईसाई मिशनरी संस्था हो, हम किसी तरह से इनका गाली गलौज या उनसे गलत व्यवहार नहीं करते। हम आइडियोलॉजी के हिसाब से लोगों को ये कहते हैं कि आदिवासी अपने आप में अलग धर्म व्यवस्था है, हमें किसी में अन्य में जाने की जरूरत नहीं है। धर्म के इशू पे आप पे रिसेंटली कमेंट भी पास हुआ था, एजुकेशन मिनिस्टर ने डीएनए को लेकर रिमार्क बिल्कुल बिल्कुल भी किया था, तो उसको कैसे देखते हैं? देखो, आज मदन दिलावर जी, हमें तकलीफ होती है कि हमारा स्टेट का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर मिले। इनका जो कार्यकाल रहा, एक भी बेस्ट काम नहीं हुआ है कि जो एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने सीधा सा बोला था, और उनकी जो मानसिकता है, उस मानसिक उनके बोलने या उनके जो बयान था उससे पता चला कि उनकी कितनी गंदी मानसिकता है कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराएंगे उनके बाप कौन है। उन्होंने उस बात पे बोला था कि हमने ये कहा था कि आदिवासी ना हिंदू है ना ईसाई है ना किसी धर्म में नहीं आते, आदिवासी आदिवासी ही रहने दो। आदिवासी को अगर उन आदिवासियों के लिए कुछ करना है तो आप एजुकेशन की व्यवस्था कराओ, आदिवासी के लिए कुछ करना है तो आप भौतिक सुविधा कराओ, हेल्थ की सुविधा कराओ। उस पर काम नहीं कर रहे, वो धर्म पे काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा था, उस आधार पर उन्होंने भद्दा बयान दिया था, और आज 1.5-2 महीनों बाद आज मानगढ़ का जो कार्यक्रम था उसी को कहीं न कहीं देखते हुए आज सुबह उन्होंने सदन के अंदर माफी मांगी है कि उन्होंने कहा कि मैं खुद आदिवासी हूं, मेरे माता पिता सीता माता अभ्यारण्य से निकले। इनके कमेंट पे, उनके बयानों पे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन वो आज मजबूरी में उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उनकी मानसिकता गंदी आदिवासियों के लिए है। आपकी पार्टी में बहुत से नेता जो है यंग हैं, वर्कर्स भी काफी यंग है, और आपका जो सपोर्ट बेस है वो भी माना जा रहा है कि जो यूथ है आपको काफी सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी क्या वजह है? यूथ एजुकेट हुआ है, और एजुकेटेड के साथ ही मैंने पिछले 5 सालों के अंदर मेरी विधानसभा में मैंने एजुकेशन पे और खेल पे काफी काम किया, और यूथ के स्किल डेवलप पे हमने काम किया है। इसीलिए यूथ है, और यूथ को अपना भविष्य दिख रहा है, और यूथ को ये भी लग रहा है कि हमारे बाप दादाओं को कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने सिर पर ठगा है और मिसयूज किया है। आप सांसद बने, आप दिल्ली गए पहली बार पार्लियामेंट सेशन में भाग लेने के लिए, आप ऊंट पे गए थे, तो आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे उस चीज से? एक चीज तो यही था कि ट्राइबल कल्चर में हमारे ट्राइबल लोगों का जानवरों के प्रति काफी अच्छा बिहेवियर रहा है शुरुआत से लगा के। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग कहते हैं गौ हत्या, हमारे उनके घरों में गाय नहीं बांधी रहती, हमारे हर घर में गाय बांध के रखते हैं। हम दिखावा नहीं करते हैं, हम जानवरों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। मेरा उद्देश्य यही था कि ट्राइबल कल्चर का प्रदर्शन हो, साथ ही टूरिस्ट को देश के अंदर लाने के लिए, विदेशी टूरिस्टों को देश के अंदर आकर्षित करने के लिए अनेक अभियान, करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है। राजस्थान की बात करें टूरिस्ट में लेके, तो टूरिस्ट में रेगिस्तान इलाके के अंदर ऊंट ही एक ऐसा, और रेगिस्तान ही ऐसा है जिसे एक रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, तो टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। लेकिन ऊंट के लिए और ऊंट को पालने वाले लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कोई विशेष स्कीम नहीं लागू की है। तो मेरा एक ही उद्देश्य था, ट्राइबल कल्चर का प्रदर्शन हो, साथ ही जो ऊंट और ऊंट से जुड़े हुए आजीविका वाले लोग हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अच्छी स्कीम लाए, ताकि आपको जो अदर खर्चा जो टूरिस्ट को आकर्षित करने का करना पड़ रहा वो नहीं करना पड़े। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी आपने काफी सक्सेस देख लिया इन 4-5 महीनों में, अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है एक्सपेंशन को लेकर? फ्यूचर जो प्लान है हमारा, पॉलिटिकली दृष्टि से हम लोग 3-4-5 स्टेटों में काम करेंगे, साथ ही ट्राइबल और ट्राइबल के साथ अन्य कम्युनिटी, हमारे साथ एससी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है, ओबीसी भी है, जनरल के भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मतलब हमने एक सिंगल से लाइन यूज कर रखी है कि जो मानवता में विश्वास करता है वो सब हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे, और फ्यूचर में हम पॉलिटिकली नेतृत्व देने का काम करेंगे। साथ ही इस इलाके के अंदर जो सुविधाओं का अभाव है
और हमारी जो आइडेंटिटी को आज तक दबाया गया है उसको उजागर करने का और मजबूत बनाने का काम करेंगे।